हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिस्टोन इंस्टीट्यूट। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं वैक्सीनेशन के बारे में। इसके बारे में वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इम्यूनाइजेशन क्या होता है? सबसे पहले आप ये याद रखेंगे कि जो प्रिंसिपल होता है वैक्सीनेशन का, जो प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि हम जो वैक्सीनेशन करते हैं, ये वैक्सीन किसके ऊपर काम करता है? ये काम करता है एक प्रॉपर्टी के ऊपर जिसको बोला जाता है मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है, उसको बोलते हैं मेमोरी। क्या बोलते हैं इसको? मेमोरी। यानी कि याद रखने की प्रॉपर्टी होती है। यानी कि वो याद रख सकता है कि किस पैथोजन ने हमारे ऊपर पहले अटैक किया था, और अगर वो पैथोजन वापस हमारी बॉडी पे अटैक करता है तो हमारे इम्यून सिस्टम को पहले से पता होता है कि ये पैथोजन सेकंड टाइम हमारी बॉडी पे अटैक करता है। गॉट इट? इसको बोलते हैं मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। तो ये जो प्रॉपर्टी है हमारे इम्यून सिस्टम की, इस प्रॉपर्टी की वजह से ये वैक्सीनेशन काम करते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी हमारे इम्यून सिस्टम के पास नहीं होती तो हम वैक्सीनेशन नहीं कर पाते और इम्यूनाइजेशन कभी हो ही नहीं पाता। और स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियां जो आज इरेडिकेट हो चुकी हैं, स्मॉल पॉक्स जैसे आज इरेडिकेट हो चुका है। इरेडिकेट का मतलब क्या होता है? हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। तो स्मॉल पॉक्स जो आज इरेडिकेट हो चुका है वो केवल वैक्सीनेशन की वजह से हो चुका है। इस मेमोरी की वजह से ये जो प्रॉपर्टी है ना इम्यून सिस्टम की, कि वो मेमोरी रखता है, इसकी वजह से हो पाया है। अगर ये प्रॉपर्टी, मेमोरी वाली प्रॉपर्टी अगर ना होती तो ये स्मॉल पॉक्स आज इरेडिकेट नहीं हुआ होता। क्लियर? तो याद रखेंगे वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन का जो प्रिंसिपल है वो किसके आधार पे काम करता है? मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम के ऊपर। क्लियर? चलिए आगे शुरू करते हैं। वैक्सीन होता क्या है देखेंगे ध्यान से कि वैक्सीन होता क्या है। देखो, सपोज करो मेरे पास एक बोतल है। ये मेरे पास एक बोतल है। ये लो बोतल बना दी अपन। इस बोतल के अंदर हमने वाटर डाल दिया। क्या डाल दिया इसके अंदर? वाटर डाल दिया। अब इस वाटर के अंदर या इस बोतल के अंदर हम क्या करेंगे? हम एक किल्ड पैथोजन लेंगे। क्या लेंगे? किल्ड पैथोजन। ऐसा पैथोजन जो पहले से मरा हुआ है, ये पैथोजन है। और ये पैथोजन के ऊपर अभी मैं जो ये स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर, इन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं एंटीजन्स। ये क्या होते हैं? ये एंटीजन होते हैं। क्या होते हैं ये एंटीजन होते हैं। थोड़ा सा रेड कलर से दिखाते हैं। ये एंटीजेनिक प्रोटीन्स हैं। इनको, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये तो पैथोजन है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये तो पैथोजन है। क्या है ये? पैथोजन। और ये वाला स्ट्रक्चर है, ये इसके एंटीजेनिक प्रोटीन है। क्या है ये? एंटीजेनिक प्रोटीन है इसका। राइट? क्लियर? तो हम क्या करेंगे? ये जो पैथोजन है ये किल्ड है। ये क्या है? किल्ड है। तो हम इस किल्ड पूरे पैथोजन को, कंप्लीट पूरे पैथोजन को इस वाटर के अंदर डाल देंगे। इसके अंदर हम डाल देंगे इसको। क्या करेंगे? हम इस वाटर के अंदर इस पैथोजन को डाल देंगे। राइट? तो हमारा एक वैक्सीन तैयार हो गया। क्या हो गया? हमारा एक वैक्सीन रेडी हो चुका है। राइट? एक तो ये काम कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि जो पैथोजन हमने इसके अंदर डाला है, वो पैथोजन हमने इसके अंदर डाला है, वो पैथोजन कैसा डालना है? वो पैथोजन लाइव है। कैसा पैथोजन है? वो लाइव है, लेकिन एंड वो क्या है? वीकेंड है। हमने उसको वीक कर दिया। हमने उसको हीट करके या रेडिएशन की मदद से उसको क्या कर दिया? वीक कर दिया। अब वो हमें बीमार नहीं कर सकता। अब हमें क्या नहीं कर सकता? बीमार। या तो वो किल्ड होना चाहिए, मरा हुआ होना चाहिए ताकि हमें बीमार ना कर सके, या फिर वो इतना कमज़ोर होना, जीवित है, लाइव है, लेकिन इतना कमज़ोर कर दिया कि वो हमें बीमार नहीं कर सकता। ठीक है? तो ऐसा पैथोजन जो कि लाइव है और वीकेंड है, उसको हम बोलते हैं अटेन्यूएटेड। क्या बोलते हैं उसको? हम अटेन्यूएटेड बोलते हैं। राइट? अटेन्यूएटेड। अच्छा, इसके अलावा हम तीसरा क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हम क्या करें? हमारे पास एक पैथोजन है, ये उसके ऊपर क्या लगे हैं? एंटीजेनिक प्रोटीन्स लगे हैं। हम इस एंटीजेनिक प्रोटीन्स को यहाँ से हटाएंगे। ये एंटीजेनिक प्रोटीन हमने यहाँ से हटा लिया।
एंटीजेनिक प्रोटीन हमने यहाँ से हटा लिया। अब इस एंटीजेनिक प्रोटीन को हम क्या करेंगे, इस एंटीजेनिक प्रोटीन को हम इस वाटर के अंदर डालेंगे और एक वैक्सीन बना लेंगे। क्या करेंगे, एक वैक्सीन बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए सिंपली वापस मैं एक समाप्त कर दूं इस बात को कि जो पैथोजन है इस पैथोजन को पूरे के पूरे पैथोजन को किल करके मैं इस वाटर के अंदर डाल दूंगा और एक वैक्सीन बना लूँगा। या फिर जो पैथोजन है मैं उसको अटेन्यूएट कर दूंगा। अटेन्यूएट का मतलब क्या होता है, लिविंग रहेगा पैथोजन लेकिन इतना वीक होगा कि वो हमारे अंदर जाके हमें डिसीज कोज नहीं कर पाएगा, उसको इस वाटर के अंदर मिक्स करके वैक्सीन बना लूँगा। या फिर मैं इस पूरे जो पैथोजन है इस पैथोजन का एक एंटीजेनिक प्रोटीन लूँगा और उस एंटीजेनिक प्रोटीन को इस वाटर के अंदर मिक्स करके एक वैक्सीन बना लूँगा। इस तरीके से वैक्सीन बनाए जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर इस वैक्सीन का इंजेक्शन बनाया जाता है। इस वैक्सीन का क्या बनाया जाता है, इंजेक्शन बनाया जाता है। इस वैक्सीन का फिर एक इंजेक्शन बनाया जाता है, राइट। और फिर ये इंजेक्शन जब किसी ऑर्गेनिज्म को, जब किसी इंसान को या जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को ये वैक्सीन दिया जाता है, उसको बोलते हैं वैक्सीनेशन। क्या बोलेंगे इसको, वैक्सीनेशन। हमने वैक्सीन दिया, वैक्सीनेशन, राइट। तो वैक्सीन दिया जाता है तो होगा क्या, ये जो इंसान है एक तो इसके अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, इसके अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी। एंटीबॉडीज़, क्लियर, एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी जो कि पैथोजन के ऊपर अटैक करेंगी। किसके ऊपर अटैक करेंगी, पैथोजन के ऊपर अटैक करेंगी, जो कि पैथोजन के ऊपर अटैक कर देंगी। जब भी ये पैथोजन हमारी बॉडी में आएगा ना तो इस पैथोजन के ऊपर एंटीबॉडीज़ अटैक कर देंगी। दूसरा, इस वैक्सीन की वजह से क्या होगा, ये हमारी बॉडी के अंदर बी एंड टी मेमोरी सेल बना लेगी। बी एंड टी मेमोरी सेल बना लेगी, क्लियर है। ये मेमोरी सेल है, यही तो है प्रिंसिपल इम्यूनाइजेशन का या वैक्सीनेशन का। ये जो मेमोरी सेल बनेंगे ना, ये ना हमेशा के लिए हमारे ब्लड के अंदर घूमते रहेंगे, हमारे ब्लड के अंदर घूमते रहेंगे। अगर ये पैथोजन, जिस पैथोजन का हमने वैक्सीन बनाया था, अगर ये वाला पैथोजन, देखिए ये वाला पैथोजन, अगर ये पैथोजन कभी हमारी बॉडी में वापस आता है, कभी हमारी बॉडी में सेम पैथोजन वापस आके अटैक करने की कोशिश करता है, तो हमारे जो बी एंड टी सेल होंगे, हमारे जो बी एंड टी मेमोरी सेल होंगे, ये इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे और आइडेंटिफाई करके इसके अगेंस्ट एक मासिव प्रोडक्शन करेंगे। किसका मासिव प्रोडक्शन करेंगे, ये मासिव प्रोडक्शन करेंगे, किसका, मासिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ का, मासिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ का। ठीक है, अब समझाई। तो अगर जिस पैथोजन का हमने वैक्सीन बनाया था, वही पैथोजन अगर हमारी बॉडी में फिर अटैक करने आएगा तो हमारे बी और टी मेमोरी सेल आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद बहुत सारी एंटीबॉडीज़ बना के एक मासिव प्रोडक्शन करके एंटीबॉडीज़ का इस पैथोजन के ऊपर अटैक करेंगे और ये पैथोजन हमें बीमार नहीं कर पाएगा, नो डिसीज, ये हमें बीमार नहीं कर पाएगा, क्लियर। इस तरीके से वैक्सीनेशन काम करते हैं। तो वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीन लगा देना, ओके। और जब बी और टी सेल्स मेमोरी सेल्स बन जाएंगे, तो ये मेमोरी सेल हमेशा के लिए हमारे ब्लड में घूमते रहेंगे और हमें इस डिसीज से हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करके रखेंगे, जिसको हम बोल सकते हैं इम्यूनाइजेशन। क्या बोल सकते हैं, इम्यूनाइजेशन, क्लियर, ओके। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वैक्सीन कैसे बनते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, राइट। वैक्सीन की जनरेशंस होती हैं। देखिए वैक्सीन जो होता है, वैक्सीन बोल दो या वैक्सीनेशन बोल दो, तो वैक्सीनेशन 3 जनरेशन का होता है। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट जनरेशन। अब फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्या होता है, देखिए जरा। फर्स्ट जनरेशन एक ऐसा वैक्सीन होता है जिसके अंदर हम कंप्लीट ऑर्गेनिज्म देते हैं। क्या देते हैं हम, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म देना पड़ता है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। अब ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो है ना, ये डेड भी हो सकता है, यानी किल्ड भी हो सकता है और अटेन्यूएटेड भी हो सकता है, राइट। अच्छा, अगर किल्ड होगा बनाएंगे कैसे, उन्होंने आपको बता दिया। किल करेंगे उसको, पानी के अंदर, वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे और वैक्सीन तैयार है, राइट, ओके। तो वाटर कैसा होना चाहिए, डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए। तो अब ये किल्ड वैक्सीन, कौन से वैक्सीन बनते हैं किल्ड के अंदर, हम याद रखेंगे टाइफाइड का जो वैक्सीन होता है वो किल्ड माइक्रोब से बना होता है। इसके अलावा हमारे पास रेबीज़ का वैक्सीन भी किल्ड माइक्रोब से बना होता है। और इसके अलावा कोलेरा का वैक्सीन, कोलेरा जो होता है इसका वैक्सीन। और इसके अलावा जो होता है साल्क पोलियो वैक्सीन जो होता है,
साल्क पोलियो वैक्सीन जो होता है ये भी कैसा होता है, ये किल्ड पैथोजन से बना होता है। ये फर्स्ट जनरेशन है क्योंकि इसके अंदर हम कंप्लीट ऑर्गेनिज्म देते हैं। और ये किसके एग्जाम्पल है, ये वो वैक्सीन के एग्जाम्पल हैं जिसके अंदर हम किल्ड पैथोजन देते हैं। क्या देते हैं, किल्ड कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन देते हैं। ओके, अब थोड़ी सी बात करेंगे अटेन्यूएटेड की। तो अटेन्यूएटेड के अंदर कौन से वैक्सीन आते हैं, अटेन्यूएटेड के अंदर वैक्सीन आ जाते हैं जैसे कि हम बात करेंगे ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, जो हम एग्जांपल आते हैं ना 2 बूंद जिंदगी की, 2 ड्रॉप्स, 2 बूंद जिंदगी की, है ना। तो ओरल पोलियो वैक्सीन इसके अंदर आ जाता है जिसके अंदर अटेन्यूएटेड वायरस होता है। इसके अंदर आ जाएंगे बीसीजी, बीसीजी की फुल फॉर्म होती है, आपसे कोई पूछेगा नहीं, बैसिलस कैलमेट ग्यूरेन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या आ जाएंगे इसके अंदर, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। क्या आ जाएगा इसके अंदर, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन होता है उसके अंदर हम डेड माइक्रोब नहीं देते, उसके अंदर हम अटेन्यूएटेड माइक्रोब देते हैं। और लास्ट इसके अंदर जो आएगा उसके अंदर आएगा इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। क्या आ जाएगा, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के अंदर भी हम डेड की जगह अटेन्यूएटेड माइक्रोब देते हैं वैक्सीन की फॉर्म में, राइट। अच्छा, दूसरा इसके अंदर हम बात करने वाले हैं, सेकंड जनरेशन वैक्सीन। सेकंड जनरेशन वैक्सीन के अंदर हम कंप्लीट ऑर्गेनिज्म नहीं देते। सेकंड जनरेशन वैक्सीन के अंदर हम एंटीजेनिक प्रोटीन देते हैं। क्या देते हैं, एंटीजेनिक प्रोटीन देते हैं, एंटीजेनिक प्रोटीन देते हैं। एंटीजेनिक प्रोटीन का मतलब क्या था, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि ये क्या है, ये देखिए, ये हमारा पैथोजन है। अब इसकी पैथोजन की सरफेस पे आपको कुछ प्रोटीन मिलेंगे या फिर ग्लाइकोप्रोटीन मिलेंगे, प्रोटीन बोल रहे या ग्लाइकोप्रोटीन बोलो। तो ये जो प्रोटीन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये जो प्रोटीन है या फिर ग्लाइकोप्रोटीन है, ये एंटीजन होते हैं। क्या होते हैं, एंटीजन। इसी को पहचाना जाता है, इसी से पता चलता है कि ये जो सेल है, ये जो कोशिका है, ये सेल है, ये हमारी बॉडी का सेल है या हमारी बॉडी का नहीं है, ये एंटीजन से ही पता चलता है। हम इस एंटीजन का वैक्सीन बना के देंगे, इस एंटीजन का जब एंटीजन का वैक्सीन बना के दिया जाता है तो उसको बोलते हैं सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। इस सेकेंड जनरेशन वैक्सीन के एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, इसके एग्जाम्पल है हमारे पास, यू कैन सी, एक तो टेटनस, जो टेटनस के अगेंस्ट वैक्सीन दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आ जाएगा डिप्थीरिया का जो टॉक्सोइड बोल दो, या डिप्थीरिया का जो वैक्सीन दिया जाता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी जो होता है उसका वैक्सीन। और इसके अलावा हमारे पास जो बचा हर्पिस वैक्सीन। क्या होता है, हर्पिस वैक्सीन जो होता है, हर्पिस के वैक्सीन जो होता है वो कौन से जनरेशन का होता है, सेकंड जनरेशन का। यानी कि उसके अंदर एंटीजेनिक प्रोटीन्स आते हैं, उसके अंदर क्या आते हैं, एंटीजेनिक प्रोटीन्स आते हैं। कंप्लीट ऑर्गेनिज्म यहाँ पे नहीं दिया जाता। लास्ट हम बात करने वाले हैं थर्ड जनरेशन वैक्सीन की। किसकी, थर्ड जनरेशन वैक्सीन। तो आजकल थर्ड जनरेशन वैक्सीन भी आना शुरू हो गए हैं। और थर्ड जनरेशन वैक्सीन कैसे बनते हैं, ये एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। कैसे बनते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसकी डिटेल आपके सिलेबस में नहीं दी हुई, ठीक है, आपको डिटेल नहीं पढ़नी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ की जाती है, कैसे की जाती है फिर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन इस डिटेल में आपको जाना नहीं है, राइट। ओके, तो इससे भी हमने कुछ वैक्सीन बनाना शुरू कर दिए हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन। तो हेपेटाइटिस बी का सेकेंड जनरेशन वैक्सीन तो हमने बना ही लिया है। अब हमने लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने के लिए, देखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहाँ यूज़ की जाती है, या फिर बोल दो जेनेटिक इंजीनियरिंग। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक पार्ट है, राइट। जेनेटिक इंजीनियरिंग की बहुत बड़ी ब्रांच है, उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक छोटा सा पार्ट है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकते हैं, जिसको ठीक है, जिसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो थर्ड जनरेशन हम बना रहे हैं हेपेटाइटिस बी का, राइट, क्लियर। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और कवर करेंगे। छोटा सा टॉपिक वो क्या है, क्या टॉपिक है हमारा, देखिए ज़रा। मान लो कि एक इंसान है, राइट, एक इंसान। अब इस इंसान को किसी स्नेक ने काट लिया। मान लो एक स्नेक है और स्नेक ने इस इंसान को काट लिया, अटैक कर दी, ठीक है। अब अटैक कर दी तो अब ये तो निश्चित है कि इसकी जो डेथ है वो तो फिक्स है,
कि फिक्स है कि इसकी जो डेथ है वो होनी ही होनी है, क्योंकि स्नेक ने इसको काट लिया। अब स्नेक का जहर इसके अंदर बहुत जल्दी अपना असर दिखाएगा और ये इंसान डेथ, इसकी डेथ फिक्स हो चुकी है। लेकिन अगर हम चाहें कि इसकी डेथ ना हो गई, इसको बचाना है, तो इसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको बचाने के लिए हम कुछ रेडीमेड एंटीबॉडीज़ देंगे। क्या देंगे इसको हम? रेडीमेड एंटीबॉडीज़ देंगे, रेडीमेड एंटीबॉडीज़ देंगे, राइट। एंटीबॉडीज़ का इंजेक्शन देंगे, एंटीबॉडीज़ का इंजेक्शन देंगे, राइट। अब ये इंजेक्शन जो होगा ना, ठीक है, इसको हम बोलते क्या है? इसको हम बोलते हैं एंटी वेनम। क्या बोलते हैं इसको? हम एंटी वेनम बोलते हैं। एंटी वेनम, थोड़ा सा हैंड राइटिंग क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंटी वेनम या एंटीटॉक्सिन भी बोलते हैं, एंटी टॉक्सिन भी इसको बोला जाता है। और ये क्या करता है? ये स्नेक का जो वेनम होता है ना, उस वेनम को बेअसर कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है। और पेशेंट जो होता है ना, ये बाल बच जाता है भाई, बाल बच जाता है, बच जाता है, राइट। ठीक है जी। तो इस तरीके से काम करता है। अच्छा, जब हम क्या करते हैं, जब हम ये रेडीमेड एंटीबॉडीज़ देते हैं, तो इसको बोला जाता है पैसिव इम्यूनाइजेशन। क्या बोला जाता है इसको? ये एनसीईआरटी के अंदर पूछा गया है, एनसीईआरटी के अंदर बताया गया इसके बारे में। पैसिव इम्यूनाइजेशन इसको कहा जाता है, राइट, क्लियर। अच्छा, ऐसा ही एक एग्जाम्पल भी है हमारे पास, एक बहुत सुंदर केस है हमारे पास। क्या हुआ? एक लड़की बना रहे हैं, ठीक है। मेरी ड्राइंग काफ़ी अच्छी है, आई होप कि आपको भी पसंद आएगी, ठीक है। ये एक लड़की बन गई ना। कब की बात है? 1891 की। 1891 में एक लड़की थी, राइट। ओके, गर्ल, एक लड़की थी, राइट। उसको एक प्रॉब्लम हुई। क्या हुई? उसको डिप्थीरिया हो गया। क्या हो गया उसको? डिप्थीरिया का अटैक हो गया, राइट। अब डिप्थीरिया का अटैक हो गया, अब ये तो निश्चित है कि वो मरने वाली थी। इतनी ज़्यादा दिक्कत थी कि ऑलमोस्ट मरने वाली थी, ऑलमोस्ट डेड थी वो, ऑलमोस्ट क्या थी वो? डेड थी, राइट। अब वो किस डॉक्टर के पास जाती थी? अब वो डॉक्टर के पास जाती थी। अब डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर का नाम था ई वॉन बेरिंग, ठीक है। ई वॉन बेरिंग था। अब ई वॉन बेरिंग ने सोचा कि अभी मरने वाली तो है, अभी ऑलमोस्ट डेड तो है ही, अब क्या किया जाए? अब कुछ ऐसा करें कि इसको शायद बचा लिया जाए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने डिप्थीरिया का बैक्टीरिया लिया। डिप्थीरिया का जो बैक्टीरिया होता है, इसका इंजेक्शन बनाया और किसको दे दिया? शीप को दे दिया। किसको दे दिया? भेड़ को दे दिया, शीप को दे दिया, राइट। और कुछ देर वेट किया, ठीक है। वेट फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए वेट किया। अब वेट करने के बाद उन्होंने शीप का ब्लड निकाला, कुछ देर बाद उसका ब्लड निकाला, ठीक। ब्लड को फिर उन्होंने क्लोट करवाया और क्लोट करवा के उसमें से सीरम निकाल लिया। अब सीरम निकाल के वो सीरम जो था वो इस लड़की के अंदर इंजेक्ट कर दिया। इसका इंजेक्शन लगा दिया। और हुआ क्या? लकीली ये जो गर्ल थी, ये आफ्टर फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटों बाद, याद रखेंगे आप, कुछ ही घंटों की बात है, उसने रिकवरी करनी शुरू कर दी। तो अब खुश हो जाओ कि भाई जो बच्ची थी वो बच गई, राइट, क्लियर। तो इस तरीके से भाई ये वॉन बेरिंग ने पैसिव इम्यूनाइजेशन को अंजाम दिया, पैसिव इम्यूनाइजेशन को करके दिखाया, जब हमें इसके बारे में नहीं पता था, ठीक है। अब इसी काम के लिए वॉन बेरिंग को क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज़ दिया गया था। क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज़ इसको दिया गया, क्लियर। अच्छा, लास्ट ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किसको बोला जाता है? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एडवर्ड जीनर को कहा जाता है, राइट। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एडवर्ड जीनर जो थे उन्होंने 1796 में स्मॉल पॉक्स वैक्सीन बनाया था। क्या बनाया था? स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बनाया था, क्लियर। ओके, कहाँ से थे ये? ब्रिटिश थे, राइट। ब्रिटिश फिजिशियन थे, ब्रिटिश फिजिशियन थे, राइट, क्लियर। चलिए, याद रखेंगे आप, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ उसको याद रखेंगे आप, ठीक है। रिवाइज करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली याद होगा, रट्टा मारने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। चीज़ों को याद नहीं, बायोलॉजी को याद नहीं करना पड़ता, बस रिवाइज करना पड़ता है, याद नहीं करना पड़ता, रिवाइज करना पड़ता है, ठीक।
आगे चलते हैं। देखिए लास्ट लाइन है, फर्स्ट ट्रू वैक्सीन कोई आपके सामने तो बता देना। फर्स्ट ट्रू वैक्सीन जो बनी थी वो किसने बनाई थी? वो बनाई थी हमारे लुईस पाश्चर ने। किसने बनाई थी? लुईस पाश्चर ने बनाई थी। ठीक है। अच्छा, कब बनाई थी? 1880 में बनाई थी। ठीक है। अच्छा, किस डिसीज़ के लिए बनाई थी? अब उन्होंने जो बनाई थी वो बनाई थी चिकन कोलेरा के लिए बनाई थी। चिकन कोलेरा के लिए बनाई थी। और उसके अंदर कैसा माइक्रोब यूज़ किया था? उन्होंने वीकेंड, जिसको हम अटेन्यूएटेड बोलते हैं, वीकेंड उसके अंदर माइक्रोब यूज़ किया था। और याद रखें, लुईस पास्चर जो थे वो कौन थे? वो एक फ्रांस के रहने वाले फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। क्लियर। इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म होता है। चलिए एनसीईआरटी में देख लेते हैं एनसीईआरटी को कैसे रिप्रेजेंट करती है। देखिए एनसीईआरटी, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास ये टॉपिक है हमारे पास, देखेंगे वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी। याद रखेंगे, मेमोरी। ये कलर कौन सा चेंज हो गया भाई हमारा? कलर किधर है? कलर एक सेकंड में। हमारा कलर, फेवरेट कलर हमारा बहुत अच्छा कलर था, हमने सेलेक्ट किया था। चलिए कोई बात नहीं। तो ये मेमोरी के बेस पे, किसके बेस पे है जी? मेमोरी के बेस पे है, राइट। ओके। अच्छा, वैक्सीनेशन जब हम किसी को करते हैं तो उसके अंदर हम एंटीजेनिक प्रोटीन देते हैं या वीकेंड इनएक्टिविटी, वीकेंड पैथोजन उसके अंदर दिया जाता है। ठीक है, वैक्सीन के अंदर। अच्छा, जब वैक्सीन हम किसी को देते हैं तो बॉडी क्या करती है? एंटीबॉडीज़ बना लेती है। इसी के साथ मेमोरी बी एंड टी सेल्स बना लेती है, जो कि रिकॉग्नाइज कर सकते हैं पैथोजन को। अगर पैथोजन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर करता है, वापस आता है कभी, तो वो ओवरवेल्म करते हैं उसका, यानी कि मासिव प्रोडक्शन करते हैं एंटीबॉडीज़ की, ताकि वो पैथोजन हमें बीमार ना कर सके। ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना कि हमें किसी डेडली माइक्रोब के अगेंस्ट हमें क्विक इम्यून रिस्पॉन्स देना होता है। जैसे कि टेटनस के केस में देना पड़ता है, रेबीज़ के केस में देना पड़ता है, स्नेक बाइट के केस में देना पड़ता है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं? रेडीमेड एंटीबॉडीज़ देते हैं, प्री फॉर्म्ड यानी कि रेडीमेड एंटीबॉडीज़ देते हैं। ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको? स्नेक वेनम के अकॉर्डिंग पैसिव इम्यूनाइजेशन देते हैं, राइट। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है, उससे हमने आजकल वैक्सीन बनाना शुरू कर दिया है वायरस और बैक्टीरिया और यीस्ट की हेल्प से। और हमने हेपेटाइटिस बी का जो यीस्ट की मदद से 3rd जनरेशन वैक्सीन बनाया भी है। और ये हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ क्यों करना शुरू किया है? क्योंकि हमने लार्ज स्केल प्रोडक्शन करनी थी। क्या करनी थी? लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने के लिए, राइट। तो ये एनसीईआरटी के अंदर केवल इतना ही टॉपिक है। अब हम देख लेते हैं थोड़े से 2-4 क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर। क्वेश्चंस क्या हैं देखिए ज़रा। क्वेश्चंस क्या हैं? द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन इज़ बेस्ड, जो इम्यूनाइजेशन के ऊपर बेस्ड प्रिंसिपल हैं। ठीक है। प्रिंसिपल प्रॉपर्टी ऑफ इम्यून सिस्टम, कौन सी प्रॉपर्टी है? मेमोरी की। तो आंसर आएगा बी ऑप्शन, राइट। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा पहचानना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है? ट्यूबरक्लोसिस के अंदर क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस के अंदर होता है जी हार्मलेस बैक्टीरिया। 4th आएगा जी। वॉपिंग कफ के अंदर किल्ड बैक्टीरिया होता है, तो यहाँ पे 3 आएगा। डिप्थीरिया के अंदर इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन होता है, तो यहाँ पे 2 आएगा। पोलियो के अंदर हार्मलेस वायरस होता है, तो यहाँ पे 1 आएगा। तो आंसर आएगा 4, 3, 2, 1। तो सेकंड इज द राइट ऑप्शन, राइट। क्लियर। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ स्नेक बाइट द इंजेक्शन विच इज गिवन टू द पेशेंट कंटेन। तो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर एंटीबॉडीज, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती हैं, यानी कि सी इज द राइट आंसर। इन वैक्सीनेशन व्हाट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। जब हम वैक्सीनेशन करते हैं तो बॉडी के अंदर किसको इंट्रोड्यूस किया जाता है? क्या एंटीजेनिक प्रोटीन को किया जाता है? बिल्कुल सही। क्या इनएक्टिवेटेड पैथोजन को किया जाता है? बिल्कुल सही। क्या वीकेंड पैथोजन को किया जाता है? बिल्कुल सही। यानी कि ऑल ऑफ दीज, ये सारे ही ऑप्शन सही है, कोई भी इनमें से दिया जा सकता है, राइट। वैक्सीन ऑफ हेपेटाइटिस बी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। हमने हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन बनाया, कहाँ से बनाया? देखिए यहाँ पे जो बात की गई है वो ऑर्गेनिज्म के ऊपर बात की गई है, तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यीस्ट की। किसकी बात कर रहे हैं? यीस्ट की। तो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन हमने यीस्ट से बनाया। कहाँ से बनाया? यीस्ट से बनाया, ठीक। विच चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करें। इट इज़ पैसिव इम्यूनाइजेशन, प्री फॉर्म्ड in passive immunization pre-formed antibodies are injected to the body.
इंजेक्टेड टू द बॉडी। बिल्कुल सही बात है जी। वैक्सीनेशन के अंदर, इम्यूनाइजेशन के अंदर, पैसिव इम्यूनाइजेशन के अंदर हम प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज देते हैं। बिल्कुल सही लिखा है। इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है तो ये हमारा आंसर नहीं आएगा, ये हमारा आंसर नहीं आएगा। अब आगे देखते हैं। आगे हमारे पास वैक्सीन्स कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। वे भी सही है। थर्ड जनरेशन वैक्सीन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग से ही बनाए जा रहे हैं। वैक्सीन जनरेट मेमोरी बी एंड टी सेल्स, ये भी बिल्कुल सही है। वैक्सीन जब हम किसी को देते हैं वो मेमोरी बी और टी सेल बनाता है ताकि वापस अगर सेम पैथोजन अटैक करता है तो उसको मासिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज के साथ इंटरेक्ट करना पड़े, राइट। तो मेमोरी और बी और टी सेल बनती हैं। वैक्सीन गिवन इन केस ऑफ स्नेक बाइट कंटेन प्री फॉर्म्ड एंटीजन। नहीं, स्नेक बाइट के अगेंस्ट हम प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज देते हैं, एंटीजन थोड़ी ना देते हैं, तो ये गलत है। तो उन्होंने इनकरेक्ट पूछा था, डी इज द राइट ऑप्शन, डी इज द राइट। तो ये क्वेश्चन से कुछ नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे एलर्जी के बारे में। आई होप कि ये वीडियोस आपको अच्छे लगे होंगे। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें अगर कोई डाउट आ रहा है आपको। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।